हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से आपने कंटिन्यू कर रखा होगा। हमने जो 11 जनवरी 2023 का पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था 5th वीडियो में, और ये उसका 6th पार्ट है। तो ये पार्ट में हम 11 जनवरी 2023 के मैथ वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। 6th वीडियो तक हमारे सीटेट के 3 पेपर अटेम्प्ट हो जाएंगे, जिसमें हम मैथ का पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स एज 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास होता है 180। अब सपोज कीजिए कि मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की है, तो ये कहता है कि ये हमारे पास क्या है 110 डिग्री है। सपोज कीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है और ये मान लेते हैं हमारे पास 40 डिग्री का एंगल है। तो इन तीनों का सम देखूँ मैं 30 प्लस 40 प्लस 110, देखते हैं कितना आता है। 30 प्लस 40 70, 70 और 110 हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो यानी कि ये ट्रायंगल की कंडीशन को फॉलो करता है। तो ऐसे देखिए आप कितनी ही ट्रायंगल बना सकते हैं। ये सपोज कीजिए मैंने लिया है 5, ये लिया है मैंने 4, सपोज कर लीजिए, और ये मैंने ले लिया है सपोज कीजिए 6 ले लिया होगा फर्दर। तो ऐसी कितनी ही साइड्स आप बना सकते हैं। सपोज कीजिए आपने ये 4 लिया या आपने 6 ले लिया 110 डिग्री के अकॉर्डिंग, 110 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग, और आपने कितना भी लाइन की लेंथ ले लिया और उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ऐसे आप इनफाइनाइट मैनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ट्रायंगल में एंगल की अगर आपने प्रॉपर्टी चेक करनी है तो ये चेक करना है कि तीनों एंगल का सम आपके पास क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in triangle ABC and PQR, AB equal to 3.1 cm, AC equal to 4.5 cm, PR इतना है और QR इतना है, और ये सब कुछ आपको दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि ABC जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है। आई थिंक 4th वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं यहाँ। A B C, इसके नाम हम देंगे बट पहले हम ये राइट करते हैं। AB हमारे पास है 3.1 एंड AC हमारे पास है 4.5, PR मेरे पास है 3.1 और QR मेरे पास है 4.5। अगर मैं यहाँ Q का नाम दे दूँ, नहीं हम R का नाम दे दें। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 3.1 मेरे पास यहाँ है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा 3.1 यहाँ आ जाए, 4.5 यहाँ है तो 4.5 भी यहाँ आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ये राइट करने के लिए हमें। अब यहाँ देखें तो PR के अंदर से, अब यहाँ देखें तो AB और AC के अंदर कॉमन क्या है, A है, तो हमने A बीच में राइट किया। अब PR और QR में कॉमन क्या है, मेरे पास R है, तो R को हम यहाँ राइट करेंगे। PR 3.5 है तो R को मैं यहाँ लिख दूंगी, दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा ये 3.1, और QR हमारे पास क्या होगा 4.5 QR, तो दैट मीन्स हम इसको RQ भी लिख सकते हैं या फिर QR, ठीक है। PRQ एंगल, PRQ ये हमारे पास P है, ठीक है। PRQ एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, और यहाँ से मेरे पास है BAC यानी कि एंगल 60 डिग्री है। तो ये साइड ट्रायंगल्स आपस में साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होती है। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। अगर हम हमारे ऑप्शन में चेक करें तो ABC है हर साइड से, तो यहाँ तो आपको चेक नहीं करना। अगर ये इस तरीके से उठा रहे हैं इनको ABC, तो हम यहाँ से कैसे उठाएंगे RPQ। ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, होंगे ट्रायंगल RPQ। क्लियर है? RPQ ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। देखिए अब सामने हमारे लिखा रखा है ना, तो डायरेक्ट हमने ABC लिखा तो सीधा यहाँ से RPQ लिख सकते हैं और हमारा टाइम सेव होगा। अदरवाइज सपोज कीजिए कि आपने यहाँ R लिख दिया, यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया, तो सोचने में थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकंड का फालतू लगेगा, तो हम ऐसा टाइम क्यों ही कंज्यूम करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। देखते हैं, सॉरी यस, ABC है मेरे पास एक ट्रायंगल, साइड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। BC को प्रोड्यूस कर दिया बाहर की तरफ,
बी सी को प्रोड्यूस कर दिया बाहर की तरफ, और जिसको पॉइंट कहाँ तक किया, डी तक हमने प्रोड्यूस किया। एंड साइड सी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, सी ए को हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, ई तक प्रोड्यूस कर दिया। इफ बी ए ई एंगल, बी ए ई एंगल यानी कि एज वाला जो मेरे पास एंगल है वो 115 डिग्री होगा, और ए सी डी जो एंगल है मेरे पास वो 104 डिग्री एंगल है। देन विच ऑफ द टू एंगल्स, कौन से एंगल, ए बी सी, इस वाले एंगल में से सपोज कीजिए मैंने इसको एक्स का नाम दिया, और बी ए सी इस एंगल के अंदर से सपोज कीजिए मेरे को, मैं इसको y का नाम देती हूँ। तो ये पूछ रहा है कि x बड़ा है या y बड़ा है, जो भी बड़ा है वो कितना बड़ा है। ये ना ड्रॉ करने में थोड़ा सा इस साइड आया, अदरवाइज है ना ये लाइन बिल्कुल सीधा है, ऐसी ये लाइन है। वेट अ मिनट, मैंने ही सही से ड्रॉ नहीं कर पाई, पर 2 मिनट दो मुझे। ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यस, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये लाइन बिल्कुल, यस ओके। तो ये मेरे पास क्या है 115, ये मेरा ई पॉइंट है, ठीक है। तो आपको मैंने लीनियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बताई थी 4th वीडियो में, कि अगर आपके पास एक लाइन पे एंगल बनते हैं और पार्टीशन होता है, सपोज कीजिए एंगल एक्स है और ये वाई है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो आपके पास 180 डिग्री होता है। तो आपके पास देखा जाए तो ई ए सी ये क्या है, एक लीनियर लाइन है, तो इसमें बने हुए दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 115 प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 80 में से 115 माइनस करें, 10 में से 5 हमने माइनस किया 5, 7 में से 1 माइनस किया 6, तो हमारे पास ये एंगल यानी कि जो y एंगल है वो कितना आ जाता है 65 डिग्री। ओके, सो यहाँ से मैं एंगल, काफ़ी सारे तरीके हैं इसको निकालने के। अगर बी सी डी की बात करो तो ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर लाइन है, तो हमारे पास ये एंगल कितना होगा, इसको अगर मैं z का नाम दे दूँ तो हमारे पास जो z एंगल है प्लस में 104 एंगल है वो भी हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से z की मैं वैल्यू निकालूँ तो 180 माइनस 104, 10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 0 माइनस किया 7, तो ये आपके पास होगा 76। तो z की x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे आएगी, x प्लस वाई प्लस में z इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, y की वैल्यू 65 और z की वैल्यू हमारे पास है 76 इज इक्वल टू 180। x इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 11, 13 और 14, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 और 5 11, 1 कैरी, 7 एंड 6 13 और 14, यस। अब यहाँ से 10 में से मैं 1 माइनस करूँ मेरे पास आएगा 9, 7 में से हम 4 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3। तो ये एंगल मेरे पास क्या है 39 है, और ये मेरे पास क्या है 65। तो इन्होंने क्या बोला था, x और y में से कौन से वाला बड़ा है, तो y वाला। y एंगल है कौन सा मेरे पास, BAC एंगल बड़ा होगा, तो ये ना तो मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता आंसर, ना मेरे पास ये वाला ऑप्शन आंसर हो सकता, ठीक है। तो कितना बड़ा होगा, तो दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं। 65 में से मैं अगर 39 माइनस करूँ तो 15 में से मैं 9 माइनस करूँ मेरे पास आएगा 6, 5 में से 3 माइनस करूँ तो 2, यानी कि वो 26 डिग्री ज़्यादा हमारे पास एंगल होगा। एक तो देखिए मेथड मैंने आपको ये लीनियर पेयर वाला लेके समझाया है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा मेथड समझाऊँ ना, तो एक मेथड यहाँ और देखिए, वो शायद और भी ईजी पड़ेगा। ये मेरे पास 104 था और ये मेरे पास था एंगल x और ये मेरे पास एंगल था y, ठीक है। एंगल x हम निकाल चुके थे 65 डिग्री। अगर मुझे y निकालना था ना तो ये z निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई जो एंगल होता है वो 104 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास y अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो 104 के से अंदर से मैं 65 डायरेक्ट ही माइनस कर दूँगी। वही 14 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 9, और यहाँ 9 में से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो 3, डायरेक्ट ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये काम झाम करना ही नहीं पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4 एंड x plus 1 वेयर x इज एन इंटीजर, देन x टेक द वैल्यू ऑफ, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। देखिए
ये एक ट्राइंगल है, सपोज कीजिए मैंने इसको नाम दिया ए बी एंड सी। अब सपोज कर लेते हैं ये 3 है, ये मेरे पास 4 है एंड ये मेरे पास x+1 है। और आपको ये बात पता होगी कि ट्राइंगल को फॉर्म करते टाइम देखो एंगल की बात आई थी कि एंगल के लिए क्या कंडीशन होती है। एंगल के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। और साइड पे क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि किन्हीं भी सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, किन्हीं भी दो साइडों का आप सम करो वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए, यानी कि 3+4 ग्रेटर देन आना चाहिए तीसरी साइड, यानी कि x+1 बच गया। या फिर आप क्या कर दें कि 3 + x+1 करें ना, ये दोनों साइड आप ऐड करें तो वो बड़ी होगी आपके पास 4 से। अब यहाँ से 4 + x+1 ये दो साइडें अगर आप लें तो ये बड़ा होगा 3 से। तो इन्हीं से हम x की वैल्यू हमारी डिफाइन करेंगे। यहाँ मेरे पास आता है 7 इज ग्रेटर देन x+1, दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा 6 इज ग्रेटर देन x, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू जो होगी ना वो 6 से छोटी छोटी होगी। यहाँ से मैं डिसाइड करूँ तो 4 + x इज ग्रेटर देन 4। सो 4 यहाँ प्लस का था, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। यहाँ से मैं डिसाइड करूँ तो मेरे पास क्या आया 5 + x इज ग्रेटर देन 3। सो x की वैल्यू मेरे पास आती है 3 - 5, x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब -2 से बड़ा तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि x की वैल्यू -1 हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। देखिए माइनस लेंथ जो होगी ना कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, और 0 अगर हो जाती है तो इसका मीनिंग कोई लेंथ ही नहीं है, कोई साइड ही नहीं है तीसरी, तो दो साइड से कभी भी लाइन सेगमेंट बन ही नहीं सकती। तो ये तो कंडीशन होल्ड नहीं करती कि x की वैल्यू -2 से बड़ी नहीं हो सकती। अब इनको हम चेक करें तो मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब इन्होंने कहा है कि x जो मेरे पास है ना वो इंटीजर वैल्यू लाई करता है। इंटीजर का मीनिंग होता है कंप्लीट वैल्यू, यानी कि इंटीजर हमारे पास होता है -∞ से अप टू सोन -2 -1 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी तक होता है। बट 0 या नेगेटिव नंबर हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमें लेंथ लेनी है। ठीक है, 1 से आपको क्या लेना है, इन्फिनिटी तक, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी तो इसका मीनिंग x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1 2 3 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। बट ये कहता है कि x की वैल्यू 6 से आप छोटी छोटी लोगे तो 6 से छोटी में इंटीजर की हम बात करें तो 5 आएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 5 हो सकती है। यहाँ हम ऑप्शन चेक करें फ्रॉम 0 to 6, ना तो 0 है ना 6, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओनली 4 4 मेरा ओनली आंसर नहीं है क्योंकि मेरे पास तो 5 आंसर आ रहे हैं x के। अब यहाँ से हम करें बात कि फ्रॉम 1 to 6, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 को तो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एक आपके पास 4 लाइन सेगमेंट की कोई बनी हुई फिगर है जिसके एंगल्स आपको गिवन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए एंगल मेरे पास होगा 3x, बी एंगल मेरे पास होगा 5x, और इसी ऑर्डर से आपको लेने हैं। ये क्या होगा 4x, सॉरी 3x 5x 4x, यस ठीक है 6x। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम जो होता है ना वो 360 होता है। दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा 3x + 5x + 4x + 6x जो होगा वो मेरे पास होगा 360 के। यहाँ से 3 + 5 8, 4 + 6 10 10 और 8 आपके पास 18x = आया है 360। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 20। ठीक है, सो एंगल ए मेरे पास क्या आया है 3x, दैट मीन्स 3 2 6 60 डिग्री। बी एंगल मेरे पास आया है 5 2 10 यानी कि 100 डिग्री। सी एंगल मेरे पास आया है 4 2 8 यानी कि 80 डिग्री। एंड एंगल डी मेरे पास आया है 6 2 12 120 डिग्री। अब क्वेश्चन देखते हैं, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, इस रेशियो में दिए हुए थे, देन सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। स्मॉलेस्ट एंगल मेरे पास है 60 एंड लार्जेस्ट एंगल मेरे पास है 120। तो इन दोनों का मैं सम करूं तो हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ होल इज 60 मीटर, ब्रेड्थ 32 एंड हाइट है इसकी 8 मीटर। तो हम होल बना लेते हैं, क्यूबॉइड शेप में बनेगा। ओके,
सो यहाँ मेरे पास लेंथ कितनी है 60 मीटर, ब्रेड्थ मेरे पास है 32 मीटर और हाइट हमारे पास है 8 मीटर। एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लॉन्गर वॉल, कहता है सबसे बड़ी जो इसकी वॉल होगी ना उसका एरिया हमें निकालना है। देखो नीचे वाला तो फ्लोर होगा, ऊपर वाली होगी रूफ। हमारे पास वॉल बसती हैं 4। जैसे आप रूम को इमेजिन करो, दोनों अपोजिट वाली और दोनों साइड वाली। अगर मैं इस वाली वॉल का एरिया निकालती हूँ, इस वाली वॉल का मैं एरिया निकालती हूँ, तो मेरे पास लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी मुझे 60, और इसकी ब्रेड्थ मुझे क्या लेनी पड़ेगी, जो ब्रेड्थ का ही काम करेगा ना इसमें। अगर मैं सिर्फ ये लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ पार्ट, ठीक है, तो मेरे पास 60 और ये क्या होगी 8 होगी। अच्छा, साइड वाली जो वॉल होगी मेरे पास वो कैसी नज़र आएगी हमारे पास, ऐसी वाली, है ना। तो इसमें हमारे पास लेंथ का काम करेगा 32 और ब्रेड्थ हमारे पास 8 सेम होगी। इसने क्या बोला है कि उस वाले वॉल का एरिया निकाल दो जो सबसे लॉन्गेस्ट एरिया देती हूँ। यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो 6 8 ज़ा 48, 0 आया मीटर स्क्वायर। और यहाँ से हम निकालें तो वैसे ही देखो 32 जो है 60 से छोटा है ना। तो इसका एरिया वैसे भी अगर आप निकालते हो तो 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 1 25। तो सबसे जो लार्जेस्ट वॉल का एरिया हो वो आपके पास होगा 480, है ना। ये फ्लोर का काम करेगा। अदरवाइज अगर ये पूछता ना कि इसके कौन से फेस का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोर का और रूफ का एरिया जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपके पास होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम आपको निकालनी है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। ये हमारे पास है एक सिलेंडर, ये हाइट है उसकी, ये रेडियस है, और वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हुज बेस डायामीटर इज 8। जब डायामीटर कंप्लीट, जो डायामीटर हमारे पास क्या है 8 है, और रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है हमारे पास। दैट मीन्स रेडियस मेरे पास क्या आ जाती है 4 आती है। एंड हाइट इज, हाइट हमारे पास क्या होगी इक्वल टू 7/8 ऑफ द बेस रेडियस। बेस जो रेडियस है ना उसका 7/8 पार्ट होगी, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि मेरे पास हाइट जो है वो है 7/2 और रेडियस हमारे पास है 4। और हमें क्या निकालनी है वॉल्यूम। तो फॉर्मूले में पुट कर दो। इन्होंने बोला पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 4 × 4, एच की वैल्यू मेरे पास है 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17। अब ये वॉल्यूम है तो हमेशा क्या आएगा क्यूब के अंदर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूब ऑन ऑल द फेसेस एट द रेट ऑफ। एक क्यूब है आपके पास जिसके सभी फेसेस को पेंट किया गया है, ठीक है, पेंट किया गया है ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर के 3 रुपीज़ लगते हैं। और टोटल इस कंप्लीट क्यूब को पेंट करने के लिए इसने 1152 रुपीज़ दिए हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एजेस, यानी कि साइड निकालनी है आपको, ठीक है। इसको कंप्लीट पेंट करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया वो निकलता कैसे है। टोटल कोस्ट को हम कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दे तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × साइड का स्क्वायर। अगर हम क्यूब की बात करें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आई है 1152 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 3 4 जा, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, यहाँ से मल्टीप्लाई में 6 पड़ा है, डिवाइड में चला जाएगा, 384 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 जा 36, 2 6 4 जा 24। सो हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो आपके पास साइड यहाँ से क्या आ जाएगी 8, जो कि आपको निकालनी थी कि साइड ऑफ क्यूब आपके पास क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। ना ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं इज के। तो मीडियन आपके पास के है तो हम इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास है यहाँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद हमारे पास है नंबर 3, फिर हमारे पास 4 नहीं है, 5,
6 नहीं है, 7 एंड फिर 8 है हमारे पास 2 टाइम, उसके बाद 9 हमारे पास नहीं है, 10 नहीं है। एक बार टैली कर लेते हैं टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, अगर हमारे पास टोटल नंबर ओड होती हैं तो हम क्या करते हैं, बीच वाला सेंटर नंबर उठा लेते हैं, बट 8 हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, बीच की सेंटर की 2 टर्म्स उठा लेंगे, यानी कि ये 2 टर्म। अगर हमें मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे हम, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होगा, मीडियन। तो 7 + 5 हमारे पास होगा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो मीडियन हमें दे क्या रखा था, k, तो दैट मीन्स मेरे पास k की वैल्यू आ गई है 6। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इफ 10 इज रिप्लेस्ड बाय 1, अगर इस 10 को मैं 1 से रिप्लेस कर देती हूँ, देन द न्यू मीडियन हमारे पास r होता है। अगर हमारे पास जो नया असेंडिंग ऑर्डर आएगा वो देखिए क्या होगा, इस 10 को रिप्लेस किया, यानी कि 10 को हटा दिया और 1 से रिप्लेस कर दिया, तो 1 तो सबसे छोटा नंबर है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो न्यू मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर बनता है, न्यू असेंडिंग ऑर्डर बनेगा, वो मेरे पास होगा 1 1 2 3 5 7 एंड 8 और 8। ठीक है, अब हमारे पास जो सेंटर के नंबर होंगे ना वो 3 और 5 होगा, तो न्यू मीडियन जो मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी माय अपॉलॉजी, 7 + 3, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4। तो ये हमारे पास जो न्यू, देन द न्यू मीडियन इज r, जो नया मीडियन मेरे पास आया वो मेरे पास r होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है हमें k - r की। k हमारे पास है 6 और r की वैल्यू हमारे पास 4, 6 - 4 2। So option number 4 is our answer. Then next question is, an integer is chosen from integers 1 to 100 at random. What is the probability that it is not divisible by 7? ये कहता है कि 1 to 100 हमारे पास नंबर हैं, ठीक है, उसमें से हमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 7 से डिवाइड नहीं होते। हम वो नंबर्स निकालते हैं जो डिवाइड होते हैं 7 से। नंबर्स which are divided by 7, 7, 14 अप टू 70। 10 नंबर तो ये होते हैं। अगला नंबर क्या होगा, 77, फिर 84 होगा, फिर आपके पास क्या होगा नंबर 84 में हम 7 ऐड करते हैं तो 91, और फिर होगा 98। ठीक है, 1 2 3 4 और 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो होते हैं हमारे पास, फेवरेबल केसेस, वो हमारे पास आते हैं 14। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगी जो 7 से डिवाइड हो सके। तो ऐसे नंबर हमारे पास 14 है और टोटल नंबर हमारे पास है 100। 2 7 = 14 एंड 2 5 = 10 0। तो आपके पास ये वो प्रोबेबिलिटी आई है, ऐसे नंबरों की प्रोबेबिलिटी आई जो 7 से डिवाइड होती हैं। और हमें क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो आप क्या करेंगे, 1 में से 7/50 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 50 एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 50 - 7, दिस इम्प्लाइज दैट 43 डिवाइडेड बाय 50। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर। तो यहाँ आपका 11 जनवरी 2023 का सीटेट के पेपर का मैथ का पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी, ये सीरीज़ भी आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।